प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उसमें हमने एक्सरसाइज 16.3 के 7 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में करा दिए। आज एक्सरसाइज 16.3 से क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 16.3। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 coin are tossed once, find the probability of getting। पहले सैंपल स्पेस फॉर टॉस ऑफ 3 coin। ये मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर 3 coin टॉस होंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगी। मैंने आपको बोला था कि 2 to the power 3 कर देंगे हम, ठीक है। तो कितने सिंपल स्पेस हो जाएंगे टोटल 8 मींस है कि 8 में से 4 हो जाएंगे हमारे हेड, 1 2 3 4 और 4 हो जाएंगे। फिर हम करते हैं कि उसका हाफ, दैट मींस कि 2 हेड और 2 टेल लिखते हैं, फिर 2 हेड लिखते हैं, फिर 2 टेल लिखते हैं, फाइनली 1 हेड 1 टेल। ये मेथड होता है कंप्लीट सैंपल स्पेस लिखने का। यहां से आप बता सकते हैं कि अगर 3 टॉस हुए हैं तो उन टॉस में टोटल पॉसिबिलिटी या ऑल सैंपल स्पेस ये होंगे। अब आपसे डिफरेंट कंडीशन आपको देगा और उसके अकॉर्डिंग आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। फर्स्ट कंडीशन है कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहला जो पार्ट है उसमें बोला गया है, ठीक है। तो पहले पॉसिबिलिटी ऑफ 3 हेड क्या होगी सर, एक ही पॉसिबिलिटी है, उसमें 3 हेड होगी, यानी ये होगी H H H H, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल आउटकम कितने आपके पास 8। देन प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस कंडीशन में 1/8। सेकंड पार्ट चलिए, सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है 2 हेड, ओके सर। पहले पॉसिबिलिटी ऑफ 2 हेड और आउटकम ऑफ 2 हेड कह सकते हैं। क्या होगी सर आपके पास 2 हेड की 1 2 3 3 नहीं 2 हेड, 3 हेड, 2 हेड बोल दी मैंने, समझ रहे। देखो एक कंडीशन ये होगी, एक ये होगी, एक ये वाली, आई थिंक ओनली 3 है, ठीक है। आप चाहोगे तो लिख लेना 3 पॉसिबिलिटी है, तो मैंने नंबर ऑफ 3 लिख दिया, नंबर ऑफ आउटकम लिख दिया मैंने कितने। जब आप प्रोबेबिलिटी के लिए जाओगे इस कंडीशन में तो वहां क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम 3, टोटल आउटकम 8, 3/8 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। थर्ड कर लिए, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एट लीस्ट मींस कम से कम, ओके। एट लीस्ट 2 हेड कर दिया। देखिए सर, इसका मतलब है कि 3 हेड भी होगा, पॉसिबल होगा जी। तो मैंने लिख देता हूं यहां, एक तो ये एक होगी हमारे पास हेड टेल, एक होगी हमारे पास हेड टेल हेड, एक हमारे पास होगी टेल। नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे सर, 4। देन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम 1/, एक आंसर ही आ गया। थर्ड पार्ट आपका होगा। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, नो हेड, यही है ना, फोर्थ है ना, नहीं सर सॉरी ये फिफ्थ है। फोर्थ में है एट मोस्ट मींस मैक्सिमम, एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम। देखो वहां क्या था, एट लीस्ट था, कम से कम हो। यहां मैक्सिमम वैल्यू जो है 2 हेड होगी, कम कितने भी हो। तो आपके पास हो जाएगी एक कंडीशन तो ये हो जाएगी कि हेड टेल, एक कंडीशन हो जाएगी हेड टेल
एक हो जाएगा टेल हेड हेड, एक हो जाएगा हेड टेल, एक हो जाएगा टेल, एक हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी बची हमारे पास, एक और हो जाएगा सर, लास्ट वाली भी तो होगी सर। मैक्सिमम 2 हेड हो, मिनिमम ना हो, लास्ट वाले में 0 कंडीशन नहीं होगी। क्यों? मैक्सिमम 2 है ना, तो यहाँ नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, 3 and 4, 7 हो गया, 10 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। इसका आंसर मैच कर देना। फिफ्थ समझ में आया ना, ठीक है। फिर सबसे कह रहा है नो हेड, नो हेड का मीन्स होता है 10 10। क्यों भाई? अभी आउटकम हो जाएगी 1 और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम 8, 1/6 क्वेश्चन। 6 कह रहा है 3 टाइल्स, 3 टाइल्स की क्या होगी सर? 3 टाइल्स की तो एक ही है सर, नंबर ऑफ आउटकम 1 और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1/। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 सर। 7 क्या कह रहा है? नो टेल, सॉरी नहीं, एग्जैक्टली 2 टेल्स। दैट्स मीन्स क्या, 2 टेल्स है ना, 2 टेल होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। दैट्स मीन्स क्या कहेंगे आप, हेड, ये भी तो बोल सकते हैं सर। ये तो कहना चाह रहे थे आप, या कुछ और कहना चाह रहे थे? 3/8 हो गया, कितने हो गए? 6, 7 पार्ट हो गए, 8 है नो टेल। आउट ऑफ कैमरा के अंदर देखना, जब नो टेल होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा सर? नो टेल है तो हेड तो है ना, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 1/8। आई थिंक ये 8 था पार्ट, 9 भी है क्या? 9 पार्ट हमसे कह रहा है एट मोस्ट 2 टेल। एट मोस्ट मीन्स 2 टेल, यानी कि मैक्सिमम 2 टेल, ठीक है। कर पाएंगे? 2 टेल्स का मतलब है कि आपका हो जाएगा टेल टेल हेड। मिनिमम कितने हो सकते हैं? और टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और क्या? और हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, और आपका हो जाएगा टेल हेड हेड एंड हेड हेड। दैट्स मीन्स कि टेल 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 छोड़ के सब हो जाएंगे। दैट्स मीन्स कि नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा 7, देन प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ आउटकम और टोटल 7/8। बोलो भाई, मुझे लग रहा है सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चले, मना कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, सर पे आ रहा ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तब भी मना करें। क्या चीज? वो सर गलत है, चैप्टर में बन चुके हैं अगला क्वेश्चन इस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं। ये बात का कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़ना जरा, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। If 2/11 is the probability of an event, okay,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नॉट ए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या है, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है आपको, ठीक है, वो आपको दे रखी है। मैं देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2 बाई, अगर आपसे बोला है नॉट ए, इट इज कॉल्ड ए डैश, और ए डैश ऑलवेज इक्वल 1 माइनस ए। 1 माइनस ए की वैल्यू 2 अपॉन इट इज इक्वल टू 9 अपॉन 11। क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड्स। आपको एक वर्ड दे रखा है एसेसन, एसोसिएशन है, ओके सर। आपसे क्या जानना चाह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लेटर इज ए वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। पहले तो सैंपल स्पेस ऑफ आर लेटर्स निकालेंगे, क्या होगी सर आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो आप कह सकते, इसे ये बोल सकते हैं आप टोटल आउटकम, क्यों सर। फिर आपसे बोला है आउटकम्स ऑफ वोवेल्स, फर्स्ट पार्ट में क्या होगी सर, ए और क्या है आई, अगेन ए ओ, डबल डबल तो नहीं गिना है। यस सर, ये यहाँ प्रोबेबिलिटी में काउंट होगी सर, ए है, आई वाले ऐसा फिर आई है, फिर ए है, आई है, फिर आई ओ, बस 6 नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया सर, 6। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल 30, ठीक है। आंसर मैच करो जरा सर, अब आउटकम ऑफ कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगी, कॉन्सोनेंट की काउंट करो सर। आपके पास है डबल एस, अगेन डबल एस, अगेन एन, अगेन टी एंड एन। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने होंगे सर आपके पास आउटकम के, 4 और 3 ये 7 हो गए। देन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आउटकम 7 और टोटल आउटकम 13, 7 अपॉन 13। बोलो भाई, समझ में आ रहा, आगे बढ़ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे, इन ए लॉटरी ए पर्सन चूज 6 डिफरेंट नंबर फ्रॉम एट रैंडम 1 to 20, 1 2 3 till 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, और एक लॉटरी में एक आदमी को इन 20 में से 6 नंबर ही चूज करने हैं। तो मैं लिखता हूं मेथड ऑफ चूजिंग 6 फ्रॉम 20 हो जाएगा 20C6। 20C6 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल 20 माइनस 6। अब नहीं तुम्हारा काम, फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल 14। फैक्टोरियल 20 को हम लिख सकते हैं 20 19 18 17 16 15 एंड फैक्टोरियल 14। ये चीजें मैं पहले सिखा चुका हूं, तो इन पे क्या जोर नहीं देना। और अपॉन फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 1। आप लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं,
फैक्टोरियल 14 पहले से यहाँ ऑलरेडी था। फैक्टोरियल 14 से फैक्टोरियल 14 5 3 से 15 ओके 5 आपने बोला है, कोई बात नहीं। 3 5 से 15 और 5 से 5 कट गया सर। सेम सेम थिंग, 3 2 6 हो गया ना, और 6 से 3 टाइम कट गया, ये हो गया, इससे 2 टाइम हो गया। अब ये देखो कितना हो गया 20, नहीं इसे कट सकते हैं, ये जो है सर 5 से 20 काट लो 4 सेम थिंग है यार, ये पूरा 20 में कट गया ये पूरा, हां जी। और 2 से हमारे पास क्या कटा 16 काट लो 8 टाइम्स। आपके पास रिमेन नंबर क्या हो गया, ये वाला ना, ये वाला 19 17 8 19 जी 15 38,760। आपके पास अगर आप 6 नंबर्स रैंडमली चूज करते हैं, रैंडमली का मींस है कि आपने 1 चूज करा, फिर 3 कर लिया, फिर 5 7 8 कोई भी चूज कर लिया, कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है चुनने का। तो अगर आप ऐसे चुनते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास इतने वे है नंबर्स के चुनने के। आपसे वो बोल रहा है क्वेश्चन वाला, विद फिक्स लॉटरी कमेटी ही विन द प्राइज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइज, टोटल आउटकम हो गए, देन अरे श्रीमान जी क्वेश्चन ही खत्म नहीं हुआ, चूजिंग ऑफ ए नंबर, आपको एक चुनना है, यानी कि आपके पास आउटकम क्या हो गया 1, बट टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कंडीशन। आपको इन सारी लॉटरी से किसी एक को चुनने का बैठा नहीं होगा। प्ले अरे याद आन दो, बकवास पे ध्यान नहीं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी पी एंड पी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। पहला क्वेश्चन, और इसमें आपको ये करना है, बताना है कि कौन को स्टेटली डिफाइंड करेगा कौन नहीं। चलिए सर, आपको गिवन वैल्यू है पी ए इक्वल 0.5, पी बी 0.7 एंड P of A intersection B 0.6। एक चीज आपको समझ के चलनी पड़ेगी, ये A है, ये B है, और ये इंटरसेक्टेड पार्ट है, ठीक है। इंटरसेक्टेड पार्ट का सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है हमारे पास, ये कंडीशन ऐसी हो सकती है कि A के बिल्कुल ऊपर B आ गया, दोनों सेम है। अगर ऐसा होता है तो इंटरसेक्टेड पार्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, इक्वल हो जाएगा पी ए और पी बी। गेट इट और नॉट गेट इट? पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इंटरसेक्टेड पार्ट ए और बी से बड़ा हो जाए। एक ही कंडीशन है, मैंने बताया कि केवल इक्वल तब होगा जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि इंटरसेक्टेड पार्ट इन दोनों से छोटा रहेगा हमेशा। और इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्टेड पार्ट पी से बड़ा है, इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है तो आप लिखेंगे बिकॉज पी ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन पी ए, देन it is not continuously defined। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए चले। दूसरा मेथड है इसको प्रूव करने का, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल समझाया, किसी और तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला है? सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू है 0.5, पीबी 0.4 एंड P यूनिवर्सल A, मतलब P A यूनिवर्सल A यूनियन B बोल दो आप, कितना? 0.8। ठीक है। अब ध्यान समझो, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज किस तरह से करते हैं जरा देखो।
इस बार इंटरसेक्शन नहीं, इस बार यूनियन वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो P सॉरी ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। PA PB PA यूनियन B। मैं कह रहा हूं आपसे अगर A B का यूनियन वैल्यू हम ले रहे तो क्या करेंगे, B से कॉमन फैक्टर एक बार लेंगे और आप देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ PA यूनियन B ग्रेटर टू PA और PB। इन दोनों से बड़ा मुश्किल हो सकता है। और यहां हमारे पास ये है P A यूनियन B इज ग्रेटर देन PA और P A B की वैल्यू ग्रेटर देन PB, देन it is continuously defined। गेट इट आउट ऑफ इट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा 12। चलेगा चलेगा क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, ओके फिल इन द ब्लैंक। आपको क्वेश्चन नंबर 13 में फिल इन द ब्लैंक करना है। आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला ये है, पहले पढ़ चुके हैं, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA A। या तो आप इसको ऐसे लिख लें, अगर इस वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे और ये वाली वैल्यू इधर चला जाएगा तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम कह सकते हैं PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA यूनियन। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है, आपको जो वैल्यूज गिवन है, आपको वैल्यू दे रखी है PA की 1/3, PB की 1/3, वैल्यू ऑफ PB है हमारे पास 1/5 एंड वैल्यू ऑफ PA इंटरसेक्शन B हमारे पास है 1/15 और आपसे वैल्यू पूछी गई है आपसे ये वाली। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है PA यूनियन B। क्लियर हो गया? जैसे इसके लिए जाएंगे तो फॉर्मूला हमारा है PA माने 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15। पूरे कैल्शियम हमारे पास 1/15 हो जाएगा, 5 3 माइनस 1 8 माइनस 1 7/50। ये आपका आंसर। इस तरह से आप सेकंड और थर्ड पार्ट भी आसानी से कर सकते हैं, मुझे लगता है। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ जाओ, चलो इसके दोनों पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है PA इक्वल हो जाएगा 3/5, PB इक्वल हो जाएगा 1/5। आपसे बोला गया है PA और B। इसमें होता है P, मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये क्या है? ठीक है, आपसे इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, नहीं फाइंड करना है आपको। ओके, एक चीज आपसे बोली गई है कि इफ A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उस कंडीशन में द वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन B 5 अदरवाइज। ये होता है ना, ये तो पढ़ चुके हैं ना पहले। ठीक है, तो PA आपका फॉर्मूला है PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B। ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 0 हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की वजह से। इन दोनों वैल्यू को सम कर देंगे 3/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 लिखते हैं। नहीं सर, एक पार्ट की वीडियो है ये पार्ट। एक ही क्वेश्चन है सर, इसमें सारे क्वेश्चन। चलो ये तो आसान है, 15 मिनट आते हैं, कोई बात नहीं। 15 में करना क्या है समझा देते हैं। 15 में आपको वैल्यू ऑफ पी ई दे रखी है 1/4, वैल्यू ऑफ पी एफ 1/2, वैल्यू ऑफ पी ई एंड एफ लिखा हुआ है। इस मीन्स होता है क्या, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/8। अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू। पहली वैल्यू आपको फर्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करनी है, पी ई और एफ। ये जानते हैं आप क्या होता है, पी ई यूनियन एफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसे आप फॉर्मूले से निकाल लेंगे, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन। वैल्यू आपके पास है 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, 1/4 1/2 1/8, एलसीएम 8 2 4 माइनस 1 देन 5/8। पहला आंसर आपके पास आ गया। सेकंड कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, पढ़ते हैं जरा क्या है। ये कह रहा है नोट ई एंड नोट एफ। बढ़िया क्वेश्चन है। पी नोट ई और क्या बोला गया है, एंड नोट एफ। इसको लिख सकते हैं पी। मैंने बोला जब नोट आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, आज एक क्वेश्चन कर चुके हैं सर, नोट भी लिखा हुआ था उसमें। एंड मींस क्या होता है सर, बोलो यहां से कोई दिक्कत है। अब यहां लिखेंगे बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपको समझना है। डी मॉर्गन्स लॉ में ये जो दोनों वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी और इसे ऐसे लिख देंगे पी ई, ये चेंज हो जाएगा यूनियन में और डैश चला जाएगा बाहर। अगर ये यूनियन होता तो चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में। ये डी मॉर्गन लॉ कहता है। इसकी वैल्यू क्या है सर आपकी, लेकिन डैश क्या कहता है आपका, यूनियन की वैल्यू आपने 5/8 निकाली है, लेकिन डैश क्या कहता है 1 माइनस, सीखा है आपने पूरे का एलसीएम 8 माइनस 5 दैट्स मींस 3/8। बोलो भाई, पिछले कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे क्वेश्चन में और आप डी मॉर्गन यूज करेंगे, आगे बढ़ जाइए, रुक देंगे। चलो ठीक है, एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट को भी रोक देते हैं। 15 क्वेश्चन है और बचे हुए क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट में करा देंगे। यहाँ तक की वीडियो आपने ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।